Hello students, good morning. Today I am going to discuss on a poem The Night of the Scorpion which has been written by Nissim Ezekiel. आज BA थर्ड ईयर इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत हम आपको निसिम एजिकल नाम के जो कवि हैं उनकी कविता द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रात के बिच्छू नामक कविता पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा फिर भी आप जान लीजिए कि निसिम एजिकल का जो नाम है वो अंग्रेजी साहित्य में अपने आप में मायने रखता है। और जब भी हम निसिम एजिकल की बात करते हैं तो इन्होंने भारतीय संस्कृति का जो दर्शन था, भारतीय संस्कृति की जो परिस्थितियां थी, उसको इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से, साहित्यिक ढंग से, ओजस्पूर्ण भाव से उन परिस्थितियों का वर्णन, उन परिस्थितियों का सीधा चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। जैसा कि ये कविता द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसको आज हम चर्चा करेंगे, मतलब इस कविता को उन्होंने एक देहात के परिवेश, मतलब भारतीय संस्कृति में एक देहात का परिवेश जो था, उसी परिवेश के, उसी दृष्टांत का वर्णन इन्होंने किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम कविता पर चर्चा करें, कविता के विषय वस्तु पर चर्चा करें, उसके सारांश पर चर्चा करें, उसके संक्षिप्त अंशों पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा निसिम एजिकल के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि निसिम एजिकल जो है एक, मतलब कि जो गणतंत्र भारत था उसमें स्वतंत्रता के पहले, भारत को गणतंत्र होने से पहले के कवि हैं। इन्होंने भारत के उन तमाम मतलब कि देहाती परिवेश, मतलब भारतीय संस्कृति के सामाजिक परिवेश का वर्णन इन्होंने अपने कविता में किया है। तो इनके बारे में दो चार बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तत्पश्चात जो है कविता पर आपको ले चलेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कवि, किसी भी लेखक, किसी भी साहित्यकार, किसी भी नाटककार, किसी भी मतलब निबंधकार के बारे में, उसकी कविताओं के बारे में चर्चा करने से पहले वी शुड डिस्कस अबाउट हिज लाइफ सो दैट we could realize that what kinds of conditions of the poets, what kinds of condition was the poet, what kinds of circumstances before the poem, and we should know about the condition, why the condition depends on the thought of द पोएट, द राइटर्स, द ड्रामाटिस्ट। तो हम उसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि निसिम एजिकल का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियाँ आई थी, किस प्रकार से उनका जीवन जो है सुखमय रहा, किस प्रकार से उनका जीवन कष्टमय रहा, उन्होंने किन किन विचारधाराओं पर मतलब कविता की जो विचारधारा है, कविता की जो विषय वस्तु है, उस पर किस विचार से उस थाट को जो है इन्होंने संकलित किया है। तो हम आइए चर्चा करते हैं कि पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, पहली जो जानकारी होनी चाहिए कि इस कविता को लिखा किसने है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मीन्स होता है रात का बिच्छू, रात का बिच्छू। ये इस कविता का शीर्षक होगा कि रात का बिच्छू, मतलब कि एक बिच्छू जो एक जानवर, मतलब एक क्या कहते हैं कि कीड़े मकोड़े के रूप में जाना जाता है। तो इस बिच्छू, रात के बिच्छू को उन्होंने क्यों लिखा, उसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि व्हेन वाज निसिम एजिकल बार, या आप यह कह सकते हैं कि निसिम एजिकल का जो जन्म था वो कब हुआ है। तो निसिम एजिकल के जन्म के बारे में भी हम चर्चा करते हुए ये बताना चाहेंगे आप लोगों को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच कैन बी नोटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब इसको जो है नोट किया जाना चाहिए। तो उनका जो जन्म है वो 16 दिसंबर 1924 को हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि निसिम एजिकल वाज ए मॉडर्न पोएट
He was born in 16 दिसंबर 1922। वो जो है 16 दिसंबर 1924 को जन्म लिए। अभी इनके बारे में बताया जाएगा कि ये किस प्रकार से, किस परिवार से बिलोंग करते थे, कहाँ पर रहते थे, इनको किस किस पुरस्कार से नवाजा गया, इनको किस रूप में अंग्रेजी साहित्य में देखा गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सो आई मीन टू से दैट ही वाज born in 16 दिसंबर 1924। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निसिम इजकिल जो महोदय हैं, जो कवि हैं, उसका जन्म हुआ है 16 दिसंबर 1924 को। द सेकेंड कॉन्सेप्ट अबाउट हिज लाइफ इज द डेथ ऑफ निसिम इजकिल इज कंसीडर्ड इन 9 जनवरी 2004। मीन्स ही डाइड ऑन 9 जनवरी 2004। मतलब उनकी जो मृत्यु हुई है वो 9 जनवरी 2004 को हुई है। तो उसी के संदर्भ हम ले चलते हैं। अब इनको हम इसमें बताया गया है वो किस प्रकार के, किस टाइप के वो कवि माने गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निसिम इजकिल इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन पोएट। मतलब इन्होंने समाज के परिवेश का नेतृत्व करने वाले कवि के रूप में इनको जाना जाता है। निसिम इजकिल वाज ए लीडिंग इंडियन पोएट, मतलब कि जो नेतृत्व करने वाले, मतलब कि जो सामाजिक परिवेश था, समाज की जो बुराइयां थी, समाज की जो परिस्थितियां थी, उसको इन्होंने इस प्रकार से संकलित किया गया, इस प्रकार से इन्होंने संकलित किया, इस प्रकार से उसका दृष्टांत दिया या इस प्रकार से उसको लिखा कि इनको जो है समाज का एक नेतृत्व करने वाला कवि माना गया। आई मीन टू से दैट ही वाज रिगार्डेड एज द लीडिंग इंडियन पोएट। निसिम इजकिल वाज आल्सो कंसीडर्ड एन इंडियन लीडिंग पोएट, मतलब या द लीडिंग इंडियन पोएट, मतलब कि उनको नेतृत्व करने वाला, समाज का नेतृत्व करने वाला कवि बताया गया। अब आगे की पंक्तियों में, जैसा कि ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं, जिसको आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये उनके जीवन से ही संबंधित है, उनके जीवन के उतार चढ़ाव से ही संबंधित है। उनके जीवन में उन्होंने जो अंग्रेजी साहित्य में कविता, मतलब पद्य का जो योगदान दिया है, उससे ही रिलेटेड है। तो सेकेंड व्यू पर हम देखेंगे, नेक्स्ट व्यू पर हम देखेंगे ही वाज बॉर्न इन मुंबई, जो इस समय महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र से कहा जाता है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। अर्थात ये कहा जा सकता है ही वाज आल्सो ए महाराष्ट्रियन पोएट, या ये कहा सकता है कि महाराष्ट्रियन पीपल, वो महाराष्ट्रियन मैन थे, वो महाराष्ट्रियन इंग्लिश पोएट थे। हिज फादर वाज ए प्रोफेसर। इट इज सेड दैट इट इज considered that it was found that he belongs to a rich family or he belongs to a educated family। वो एक जो है पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते थे। जैसा कि आप ये देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समाज के दर्शन को, वो समाज की परिस्थितियों को किस प्रकार से उसको रखते हैं, किस प्रकार से उसका दृष्टांत देते हैं। तो चूंकि इनके पिताजी जो थे वो वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, ऐसा बताया जाता है। इस प्रकार से इट इज सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है कि ही बिलोंग्स टू ए एजुकेटेड फैमिली, मतलब वो ही बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली, वो एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते थे। जैसा कि आपने देखा तो कहाँ पर पैदा हुए थे? मुंबई में। और वो महाराष्ट्र है, जिसको आप महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। वो मुंबई एक शहर है, महाराष्ट्र प्रदेश है। हिज फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, जैसा कि वनस्पति विज्ञान के उनके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं। एट विल्सन कॉलेज, विल्सन कॉलेज, जो विल्सन कॉलेज का नाम आता है, विल्सन कॉलेज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, विल्सन कॉलेज में ही उनका शिक्षा दीक्षा, मतलब उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किया था विल्सन कॉलेज में। तो आई मीन टू से दैट निसिम इजकिल वाज बॉर्न इन 16 दिसंबर 1924 and died 9 January 2004. His father was a professor of botany at Wilson College. He was born in Jewish family. It is said that he belongs to a Jewish family. मतलब वो एक यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। He was appearing, it is appearing that he was like a Muslim, मतलब यहाँ पर वो मुस्लिम
इनके नाम से ऐसा पता लगता है कि मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये कैसे कौन से व्यक्ति थे, यहूदी परिवार से जन्म लिया था, यहूदी परिवार। उनका जन्म कहाँ हुआ था? यहूदी परिवार। इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि निसी मिचेल का जो परिवार था, निसी मिचेल का जो जन्म हुआ था वो यहूदी परिवार में, वो यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं। ही अर्न्ड वाइड फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन, उन्होंने चारों तरफ मतलब चतुर्मुखी विकास हुआ, मतलब उनकी जो प्रतिभा थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो चारों तरफ फैली, अर्थात ही वाज ए फेमस पोएट ऑफ हिज एज। फेन द इंडिया did not get the freedom, so the duration time, the lifetime of निसी मिचेल is related। he earned, मतलब उन्होंने ये कहा, मतलब ये बताया जाता है कि निसी मिचेल जो थे वो जो है मतलब भारत गणतंत्र होने से पहले, स्वतंत्रता के पहले के कवि हैं। फिर भी उन्होंने इस देश में देश की सेवा करते हुए साहित्य के रूप में देश की सेवा करते हुए उनको जो है एक बहुत ही लोकप्रियता और एक बहुत ही प्रसिद्धि उनको अपने जीवन में प्राप्त हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट you are getting the points which are related to the life of निसी मिचेल। So there are few points which are more concerned to the life of निसी मिचेल। He was a poet of before independence। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वो इंडिपेंडेंस मतलब गणतंत्र भारत के पहले के कवि माने गए। मतलब भारत जब गणतंत्र नहीं हुआ था, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले के कवि वो माने जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है वो मतलब किन परिस्थितियों से कैसे क्या कहते हैं कि प्रसिद्धि से कैसी लोकप्रियता से भरा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देखेंगे ही वाज ज्यू बाय बर्थ, मतलब वो जन्म से तो यहूदी माने गए, मतलब वो निसी मिचेल महोदय जो थे वो जन्म से यहूदी थे, बट ही हैड परमानेंटली सेटल्ड इन इंडिया। मतलब यहूदी थे, इनका जन्म जो है यहाँ था, लेकिन वो भारत में ही रह रहे थे, अपने आप को भारत में उन्होंने स्थापित कर लिया था। मतलब कि वो भारत के ही एक यहूदी भले थे, लेकिन वो भारत के परमानेंट मतलब अस्थायी रूप से अपने आप को भारत में स्थापित कर लिया था। सो ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन। अब उनके शिक्षा की बात की जा रही है। एजुकेशन ऑफ निसी मिचेल। एजुकेशन ऑफ निसी मिचेल मतलब निसी मिचेल की शिक्षा की बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, कहाँ कहाँ पर जाकर उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। तो आप देख रहे हैं ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट एंटोनियो डी साउजा हायर सेकेंडरी स्कूल एट विल्सन कॉलेज इन बॉम्बे। कहने का तात्पर्य है कि उनका जो एजुकेशन रहा है, उनका जो शिक्षा रहा है वो एंटोनियो डी साउजा हायर सेकेंडरी स्कूल जो विल्सन में था। विल्सन एक यूनिवर्सिटी थी, एक स्थान का नाम है, तो वहाँ पर था विल्सन कॉलेज बॉम्बे। वहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, अर्थात इनको शिक्षा जो है विल्सन कॉलेज के कैंपस में या विल्सन कॉलेज के अंडर में एंटोनियो डी साउजा हायर सेकेंडरी स्कूल था, वो विल्सन में स्थापित था, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा नेक्स्ट स्टेप है ही लिव्ड इन बॉम्बे वेयर ही वाज रीडिंग अमेरिकन लिटरेचर एट यूनिवर्सिटी। जहाँ पर अमेरिकन लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, अमेरिकन साहित्य के विश्वविद्यालय में जहाँ पर वो रीडर रहे, जहाँ पर वो प्रख्याता रहे, जहाँ पर वो एक प्रकार से प्रवक्ता रहे, वहीं पर वो मतलब रहते थे। वो लिव इन बॉम्बे में ही रहते थे, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर वो ये रीडर के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इस प्रकार से निसी मिचेल जो है बॉम्बे में ही रहते थे, और जहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर वो रीडर के रूप में मतलब नियुक्त हुए थे, वहीं पर उनका जीवन भी बीत रहा था। इन द सेकेंड स्टेप दीज आर 3 remarkable incidents or dates which are related to the life of निसी मिचेल। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं, 3 मेजर घटनाओं का वर्णन हुआ है उनके जीवन में
इन घटनाओं का वर्णन उनके जीवन में हुआ है और इस घटनाओं से उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि थोड़े से प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले हम घटना की बात करते हैं 1947 की, 1947 की घटना की बात करते हैं। ही वॉज एन इनवाइटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट अंडर इट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मतलब यूएस यूनाइटेड साउथ गवर्नमेंट मतलब कि यूएस मतलब फिर अमेरिका को कहा जाता है, अमेरिका को यूएस गवर्नमेंट मतलब कि यूनाइटेड स्टेट होता है। तो ही वॉज इनवाइटी मतलब इनको एक प्रकार से अतिथि के रूप में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, मतलब उस समय की जो तत्कालीन गवर्नमेंट रही उस समय इनको जो है एक अतिथि के रूप में 1947 में इनको जो है आमंत्रित किया था। मतलब इनके जीवन का एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना इनके जीवन में घटी थी। वो क्या थी? ही वॉज एन इनवाइटी मीन्स ही वॉज इनवाइटेड ऑफ द यूएस गवर्नमेंट अंडर इट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। 1947 में उनको जो है एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अब उसके पश्चात की घटना है 1964। ही वॉज ए विजिटिंग प्रोफेसर लीड्स यूनिवर्सिटी। ही वॉज ए विजिटिंग वो विजिटिंग प्रोफेसर हो गए। वो 1964 में एक विजिटिंग प्रोफेसर हुआ लीड्स यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर थी उसका नाम था लीड्स यूनिवर्सिटी। लीड्स यूनिवर्सिटी में वो क्या हो गए? प्रोफेसर के रूप में विजिटिंग मतलब विजिटिंग प्रोफेसर मतलब कि अतिथि से संबंधित मतलब विजिटिंग प्रोफेसर का मतलब होता है कि अतिथि प्रख्याता या अतिथि प्रोफेसर मतलब अतिथि के रूप में मतलब अतिथियों का जो है आतिथ्य भाव को देखने वाले आतिथ्य वाले प्रोफेसर हो गए। अब अगली घटना है 1975 की। एक कल्चरल अवार्ड विजिटर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक कल्चरल सांस्कृतिक अवार्ड से उनको नवाजा। वो एक विजिटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे सांस्कृतिक लेक्चरर के रूप में उनको जो है माना गया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने उनको सांस्कृतिक प्रोफेसर के रूप में देखा। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन था, निसी मिचकिल महोदय का जो जीवन था, उनसे संबंधित जो घटनाएं थी इस प्रकार से रही। तो अब आप देख चुके होंगे कि निसी मिचकिल महोदय का जो योगदान अंग्रेजी साहित्य में रहा है, उन्होंने जो कविताओं को लिखा है, उन्होंने जो अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से भारतीय दर्शन को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से निसी मिचकिल महोदय के जीवन से संबंधित ये घटनाएं रही हैं, उनका जीवन, उनका मृत्यु। अब उसी के संदर्भ में हम जो है चर्चा करने चल रहे हैं द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, रात के बिच्छू नामक कविता जिसको उन्होंने लिखा है। उस कविता का विषय वस्तु क्या है, उसमें कौन सी बातों को दर्शाया गया है, उसमें भारतीय संस्कृति मतलब कि एक देहात की घटनाओं को, देहात की विचारधाराओं को संकलित करके हमें आपको प्रेरणा देने के लिए, हमें आपको कुछ चेतना या जागृति या मतलब कि थोड़ा सा चैतन्य करने के लिए मतलब उस विषय वस्तु पर उन्होंने एक द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नामक कविता को लिखा है। अब इस प्रकार से हम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नामक कविता पर थोड़ा सा उसके विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात जो है हम आगे। तो इस प्रकार से जो है अब हम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नामक जो कविता है उसके संक्षिप्त भाव पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम आपको एक एक पैसेज करके उसका अर्थ भी बताएंगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है कविता का सारांश आप सुनिए। दिस इज वेरी डार्क नाइट, द पोएट मीन्स टू से दैट दिस टाइम वाज वेरी डार्क, द नाइट वाज वेरी डार्क व्हेन ए स्कॉर्पियन had driven in the house. The poet says that he knew the time, अर्थात he could not forget the time when he was very young, when the scorpion had entered the house where the shade of the rice was light and the scorpion was beneath the sack of rice। कहने का तात्पर्य है कि कवि ये बता रहा है कि वह दिन, वह काली रात, वह घटना, वह प्रहर, वह बेला मुझे आज भी याद है। कवि कहना चाहता है
कि कवि जो है बहुत छोटी सी अवस्था में था, वो बहुत छोटा सा था जब रात के समय जहाँ पर नॉन स्टॉप रेनिंग, मतलब कि जो लगातार बारिश हो रही थी 10 घंटे की, उसी के अंतर्गत लगातार 10 घंटे की बारिश के अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक मतलब कच्चे घर, मतलब उसके घर में एक बिच्छू जो है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नामक जो कविता है, जिसमें ये बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी 2-3 स्टेटमेंट दिया है, तो ये जो कविता है इसमें ये बताया गया कि जो कवि है, कवि की माँ जो है वो थोड़ा सा एक अंधेरे कोठरी में, अंधेरे घर में जो है उसको जो है एक बिच्छू जो है डंक मार दिया है। और वो डंक मारने का जो प्रयोजन था वो ये था कि 10 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप रेनिंग, मतलब 10 घंटे से लगातार वर्षा हो रही थी। उसी क्षण मतलब कि एक जो बिच्छू था वो उस घर में प्रवेश कर जाता है और बोरे के नीचे जो है छिप करके वहाँ पर रह करके वह उसको जो है डंक मार देता है। तो इस प्रकार से कवि ये कहता है कि हम उस समय की परिस्थितियों को, तो सारांश के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं, संक्षिप्त घटना के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि जब उसको डंक मारता है तो गांव के बहुत से लोग, मतलब यहाँ कवि ने जो है थोड़ा सा तुलना की है, गांव के बहुत से लोग या ग्रामीण या किसान लोग उसकी माँ को, जो उसकी माँ है वो मतलब कि स्कॉर्पियन के डंक से जो है कराह रही है, उसको बहुत तकलीफ़ है, वो चिल्ला रही है और रात भर मतलब उस पूरी रात को चिल्ला रही है। उसकी सहानुभूति मतलब उसके प्रति सहानुभूति होने के वजह से जो गांव के किसान हैं वे लोग, सभी लोग इकट्ठा होकर के आते हैं और आ कर के वहाँ पर कवि ने ये बताया है कि वो एक मधुमक्खी की भांति चिल्ला रहे थे। मधुमक्खी का मतलब वो होता है कि जैसे मधुमक्खियाँ अगर भिनभिना रही हों तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार से वे लोग जैसे मधुमक्खी की भांति भनभनाते हुए अल्लाह से, चूँकि यहाँ पर अल्लाह की बात इसलिए की जा रही है कि जो कवि है वो यहूदी है, तो उसके धर्म में जो है अल्लाह की बात आती है, वो अल्लाह से एक जो है दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से एक दुआ मांग रहे हैं कि इनकी माँ के कष्ट को जो है जल्दी से दूर कर दिया जाए। जबकि यह जो परिवेश है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसी मिचेल का जो परिवेश है वो बहुत ही एक निम्न श्रेणी परिवार से लिया गया है, मतलब देहात के उस निम्न श्रेणी परिवार की जिसके दुआ और दवा के लिए बहुत ही परेशानी है, दुआ और दवा का अभाव है, उस परिवेश से इस कविता को लिखा गया है। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो कराह रही थी, चिल्ला रही थी पीड़ा से, जिसको जो है बचाने के लिए गांव के किसान और उसके पिताजी स्वतः प्रयासरत थे। जबकि उसके पिताजी एक सनकी व्यक्ति हैं, इसमें बताया गया, इस कविता में बताया गया, उसके पिताजी एक सनकी व्यक्ति हैं। सनकी व्यक्ति होने का मतलब कि जो व्यक्ति, जैसे उन्होंने क्या किया है, उसकी माँ जो बीमार है उसको झाड़ फूँक उन्होंने करवाया। कवि ये कहता है कि मुझे वह समय, वह दिन, वह रात मुझे याद है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मार दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो किसान आए हुए हैं उसको जो है घेर करके बैठे हुए हैं, उसी के बीच में उसकी माँ पड़ी हुई है, उसकी माँ को दवा और दुआ के लिए वे सभी लोग चिल्ला रहे हैं। उसी के बीच में उसका उनके जो पिता हैं वो भी आ जाते हैं, जबकि उनके पिताजी बहुत ही सनकी स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो जो है उसको कुछ घोल, उसकी कुछ दवा पिलाने की चेष्टा करते हैं और पिलाते हैं और उसकी माँ चिल्ला ही रही होती है, बहुत चिल्लाती रहती है। तब जाकर के 10 घंटे के बाद या अंतिम में जाकर के उसको कुछ रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलने के बाद जैसा कि आपने बताया कि गांव के सभी लोग, गांव के जो किसान थे, ग्रामीण जो लोग थे, उसको घेर करके घेरे हुए थे। तो उन लोगों के अंदर एक रियलाइजेशन होता है, उनके अंदर एक आभास होता है कि अब ये हो सकता है झाड़ फूँक, चूँकि उसके पिताजी इस प्रकार के थे, झाड़ फूँक के चक्कर में, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो ये देखते हैं कि उसको झाड़ फूँक करवाते
करवाते हैं। झाड़ फूँक करवाने के बाद एक ऐसा व्यक्ति आता है जो झाड़ फूँक करता है। झाड़ फूँक करने के पश्चात उसको जो है मतलब कि लास्ट में जो है उसको कुछ जो है रिलीव होता है। तो उनकी माँ ये कहती हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आपने मुझे ये दर्द जो दिया, मुझे ये जो कष्ट दिया, इससे तो मैं इस दर्द को इस कष्ट को मैं सह सकी हूँ, सह लिया है, लेकिन यदि यह दर्द, यह कष्ट मेरे बच्चों को दिया होता तो वो इसको कैसे सहते। यह कविता का मुख्य जो भाव है यही है। मतलब उसकी माँ ये कहना चाहती है, कवि से यह कहना चाहती है कि इस कष्ट को तो मैंने झेल लिया, इतने दर्द को तो मैंने झेल लिया, जबकि जहाँ पर वो बिच्छू काटा था वहाँ पर वो जो है बहुत ही उसको कष्ट हो रहा था। वो जो है मतलब कि एक प्रकार से वेदना में थी। तो लास्ट में यही कहा जाता है इस कविता के अंत में कि हे प्रभु, हे अल्लाह, मैंने तो इस दर्द को सह लिया, लेकिन यदि मेरे बच्चों को इस प्रकार का कष्ट हुआ, डंक मारती, अगर बिच्छू डंक मारी होती तो हम कैसे इसको सह पाते। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो कविता है वो जो है देहात के परिवेश की कविता है। इस प्रकार से इस कविता का यह सारांश है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक एक पैसेज करके कविता का सारांश, एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस को बताएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।